हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे रैपिड रिवीजन रूट में। तो चलिए, आज जो टॉपिक हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो जीएसटी का सबसे बड़ा टॉपिक है, जो है एग्जम्पशन। यस, एग्जम्पशन को जब हम देखते हैं हमारे बुक्स में या ओनली फॉर द बेयर एक्ट, तो एंट्री नंबर वाइज एग्जम्पशन हमें दे रखे हैं। एक पूरा टेबल होगा, एंट्री नंबर वाइज दे रखा होगा। यहाँ पे आपके मॉडल में भी कोशिश की है 100%, और हमने भी कोशिश की है सारे एग्जम्पशंस को, सारी एंट्रीज को सेक्टर वाइज डिवाइड करने का। यस, तो हम एग्जम्पशन को रिवाइज करने वाले हैं सेक्टर वाइज। एक सेक्टर में इसी सेक्टर से रिलेटेड कितने सारे एग्जम्पशंस है वो हम रिवाइज एक ही सेक्टर से पर सेक्टर से करेंगे। चलिए, एग्जम्पशन को पढ़ने से पहले ये ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि एग्जम्पशन होता क्या है। यस, एग्जम्पशन होता वो चीज है जिसे हम, है तो सप्लाई, है तो जीएसटी के बाउंड्रीज में, फिर भी हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें रहता है ना कच्चा नींबू। यस, वो गेम में रहता है ना कच्चा नींबू, वैसे ही होता है एग्जम्पशन। यहाँ पे जीएसटी के दायरे में है, सप्लाई भी है, टैक्स लग रहा है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। यस, सप्लाई तो है ही, लेकिन ऐसी सप्लाई जिसके ऊपर हम अभी इस पीरियड में टैक्स लगाएंगे नहीं। फ्यूचर में कभी नोटिफिकेशन से लगा सकते हो, बात अलग है, लेकिन आज एट प्रेजेंट हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जम्पशन कैसे कैसे होते हैं। एक तो होता है सेक्शन एग्जम्पशन। जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 11 का। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अब तक हमने कौन कौन से सेक्शंस पढ़े हैं। सेक्शन नंबर 7 सप्लाई, 8 कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, 9 चार्ज, उसमें था 9(1) फॉरवर्ड चार्ज, 9(2) पेट्रोलियम गुड्स, 9(3) रिवर्स चार्ज, 9(4) रिवर्स चार्ज ऑफ अनरजिस्टर्ड, 9(5) ई कॉमर्स ऑपरेटर। और सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम, इसमें 10(1) और सेकंड प्रोविजो था कंपोजिशन स्कीम फॉर गुड्स, 10(2)A था कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। और अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 11 एग्जम्पशन। यस, सेक्शन नंबर 11 एग्जम्पशन। चलिए देखते हैं बेटा क्या क्या है इसमें। सबसे पहले देखो, सेक्शन नंबर 11(1), इसको हम कहते हैं जनरल एग्जम्पशन। बाय नोटिफिकेशन जनरली सबके लिए एग्जम्पशन कर देंगे। मान लो अगर मैं बाय नोटिफिकेशन बोल दूं कि मिल्क का सप्लाई करना एग्जम्प्ट रहेगा, यानी मिल्क का सप्लाई फिर कोई भी करो उसको एग्जम्प्ट रहेगा, जनरल एग्जम्पशन सबके लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 11(2) की, तो इसमें आता है एग्जम्पशन बाय स्पेशल ऑर्डर। इन्हें स्पेशल ऑर्डर यानी ये स्पेशल लोगों को ही एग्जम्पशन मिल सकता है, हर एक को एग्जम्पशन मिलेगा नहीं। जिसके लिए ऑर्डर इशू किया है एग्जम्पशन का, उसी को ही एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी लोगों को एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। बाद में आता है 11(3), 11(3), ये कहता है अगर किसी भी नोटिफिकेशन में आपने कुछ भी एग्जम्पशन इशू किया है और कोई भी एग्जम्पशन में आपको कोई डाउट है जो क्लियर करवाना है, तो गवर्नमेंट को हमें टाइम लिमिट देना होता है 1 साल के अंदर। उस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के डेट से 1 साल के अंदर अंदर इस नोटिफिकेशन का क्लैरिफिकेशन दो। यस, कोई भी अगर एग्जम्पशन है जिसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नीडेड है, वो गवर्नमेंट को 1 साल का टाइम लिमिट उसमें दे रखा है। देखिए बेटा, गुड्स एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स आपके सामने लिस्ट है। फॉर एग्जांपल अनब्रांडेड आटा, मैदा, बेसन, जिसके ऊपर कोई ब्रांड नेम नहीं होता, जैसे फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून चक्की आटा, चक्की फ्रेश आटा, ये क्या है सर, ब्रांडेड है। तो यहाँ वो कवर्ड होगा क्या? नहीं। यानी ऐसा आटा, अगर ब्रांडेड आटा अगर आप सप्लाई करोगे तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। यस, बिल्कुल लगेगा। लेकिन कोई आटा होता है जिसमें कोई ब्रांड नेम नहीं होता है, देखिएगा एक प्रॉपर प्लास्टिक में पैकिंग होके आटा होता है, यस, व्हीट फ्लोर। तो उस केस में अगर कोई भी अनब्रांडेड आटा, मैदा और बेसन अगर होगा, तो उस केस में हम इसे एग्जम्प्ट कर देंगे, जीएसटी नहीं लगाएंगे। अनपैक्ड फूड ग्रेन्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश मिल्क, एग, इंडियन नेशनल फ्लैग, प्लास्टिक बैंगल्स, इनके ऊपर जीएसटी लगता नहीं है, ये एग्जम्प्ट है। गुड्स के लिए बस इतना ही बोला है। सबसे बड़ा लिस्ट जो है ना बेटा, वो है सर्विसेज का। चलिए देखते हैं सर्विसेज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब सर्विसेज कौन कौन सी एग्जाम की है हमने टैक्स, ये देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कह दिया था हम एक एक चीज को सेक्टर वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सेक्टर है सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज।
ऐसी सर्विसेज जो चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी से जुड़ी है। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो एग्जम्प्ट है। देखो ये रैपिड रिवीजन है, इसलिए हम फटाफट फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। किसी चीज का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो आप कोई भी रेगुलर लेक्चर रेफर कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा इन चीजों के बारे में। चलिएगा रिवाइज करते हैं। पहले बात करते हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज के बारे में। जो सेक्शन 12 ए बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रजिस्टर्ड है, ऐसी एंटिटी अगर चैरिटेबल एक्टिविटीज करेगी तो सारी एक्टिविटीज हो जाएगी एग्जाम। सर चैरिटेबल एक्टिविटीज में क्या क्या आ गया? एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अबेंडेंड, ऑर्फन, होमलेस चिल्ड्रन। यस, कोई भी वृद्धाश्रम या फिर हो सकता है कोई भी से अनाथ आश्रम चलाना। यस, फिजिकली मेंटली अब्यूज ट्रॉमेटाइज पर्सन, प्रिजनर्स, पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर्स। इन लोगों को कोई भी तरह का ऐसा प्रोग्राम मैनेज करना जो इनका स्किल डेवलपमेंट करेगा, या इन लोगों को एजुकेशन प्रोग्राम्स देना, एजुकेट करना, इन्हें एजुकेट करना या स्किल डेवलपमेंट करवाना, ये कोई भी तरह की सर्विसेज अगर देगा तो एग्जाम चैरिटेबल एक्टिविटीज हम इसे कहेंगे। पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग, पब्लिक हेल्थ के लिए केयर और काउंसलिंग करवाना ऑफ टर्मिनली इल पर्सन with severe physical mental disability, person afflicted with HIV AIDS, person addicted to a dependence forming substance जिसको हम कहते हैं ड्रग्स। यस, ड्रग्स सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और अल्कोहल। यस, इन लोगों को पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग करवाना, इनकी केयर करना, इनको काउंसलिंग करना, इनसे फॉर एग्जांपल अपनी हेल्थ को इंप्रूव करवाना काउंसलिंग करके, केयर करके, ये सारी चीजें। पब्लिक अवेयरनेस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। और कोई भी पब्लिक अवेयरनेस हेल्थ से रिलेटेड अगर आप करने की एक्टिविटी कर रहे हो तो उस केस में ये सारी हो जाएगी चैरिटेबल एक्टिविटीज। अरेंजिंग योगा एंड मेडिटेशन कैंप्स बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। यस, रामदेव बाबा, वो भी क्या है? चैरिटेबल एक्टिविटीज। मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट। यस, कोई भी एनजीओ कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहा होगा, वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी है। हॉस्टल अकोमोडेशन बाय ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट कोई हॉस्टल अकोमोडेशन देती है, यस, तो वो भी चैरिटेबल एक्टिविटी है। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी ऑफ योगा, योगा स्पिरिचुअलिटी या योगा का एडवांसमेंट करना। यस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पिरिचुअलिटी पे भी वर्क करती है, स्पिरिचुअलिटी को एडवांसमेंट करती है, तो ये चैरिटेबल एक्टिविटी है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, हॉस्पिटल मैनेज बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट मैनेज करे, ये भी एक चैरिटेबल एक्टिविटी है। अगर ये सारी चैरिटेबल एक्टिविटी ऐसी एंटिटी कर रही है जो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12 या 12 में रजिस्टर्ड है, उस केस में हो जाएगी एग्जाम, ये सारी सर्विसेज हो जाएगी एग्जाम। चलिए आते हैं हम बेटा रिलीजियस एक्टिविटीज पे, आते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज पे। देखो सबसे पहले कोई भी तरह की कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, पंडित जी जो करते हैं ना, पूजा करवाना, हवन करवाना, गृह प्रवेश करवाना, शादी करवाना, है ना, पंडित जी जो भी एक्टिविटीज करते हैं रिलीजियस सेरेमनी से रिलेटेड, वो सारी क्या होगी? एग्जाम। यस, renting or presence of a religious place meant for general public owned or managed by an entity etc etc। ऐसी एंटिटी जो से इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है एज अ चैरिटेबल एक्टिविटी, रिलीजियस एक्टिविटी, उस एंटिटी ने अपने प्रीमाइसेस को रेंट पे दिया है। यस, अपने रीजनल प्लेस को रेंट पे दिया है। अब किन पर्पस के लिए रेंट पे दिया जाएगा? या तो स्टे के लिए, अकोमोडेशन के लिए रूम रेंट दिया जाएगा, या देखो कभी भी कोई हम रिलीजियस प्लेस विजिट करते हैं ना, तो वहां पे एक लाइन से दुकानें भी होती है, शॉप्स भी होती है, तो शॉप्स के लिए आपने रेंट पे दिया है। यस, या फिर इन केस ऐसा हो सकता है कि प्रीमाइसेस को कोई शादी वगैरह के लिए आपने रेंट पे दिया है, देते हैं, कोई कोई रिलीजियस प्लेसेस शादी के लिए भी रेंट पे देते हैं। तो इन केस में ये ध्यान रहे कि रूम का अगर केस है तो पर डे का रेंट 1000 रुपए से कम, 1000 रुपए से कम हो, 999.99 चलेगा, 1000 रुपए से कम होना चाहिए। अगर 1000 भी होगा ना तो भी हम टैक्सेबल कर देंगे, 1000 से कम होना चाहिए रूम रेंट। और अगर शॉप्स की बात करें तो पर मंथ 10,000 से उसका रेंट कम होना चाहिए। और अगर हम बात करें प्रीमाइसेस को शादी वगैरह के लिए आपने या कोई फंक्शन के लिए हॉल रेंट पे दिया है, तो उस केस में भी 10,000 पर डे से आपका रेंट कम होना चाहिए। अगर रेंट इससे ज्यादा या इतना भी रहा तो टैक्सेबल बन जाएगा, इससे कम रहा तो हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। आगे देखते हैं, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रीजनल पिलग्रिमेज। देखो पिलग्रिमेज यानी क्या? से कोई धाम करवाना, पिलग्रिमेज यानी कोई धाम करवाना। तो यहाँ पे हमने दो चीज नोटिफाई की है, एक तो कैलाश मानसरोवर यात्रा और हज पिलग्रिमेज। ये दो पिलग्रिमेज करवाने के लिए कोई भी सर्विस देगा, कोई भी गवर्नमेंट को सर्विस देगा, हेल्प करेगा, तो वो सर्विसेज हो जाएगी बेटा एग्जेम्प्ट। यस,
सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स। यस, कोई भी तरह का रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स वगैरह है, उसकी ट्रेनिंग को चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है, तो इस केस में भी ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। तो ये हो गया बेटा बेटा पहला सेक्टर, एग्रीकल्चर सॉरी सर्विस रिलेटेड टू चैरिटेबल एंड रिलीजियस एक्टिविटी। अब अगला हम देखने जा रहे हैं एग्रीकल्चर। अगला हम देखने जा रहे हैं बेटा एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज। चलिएगा फटाफट इसे रिवाइज करते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ड होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सर उसका मतलब क्या होता है? देखो मीनिंग आपके सामने यहाँ पे दिया है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मींस एनी प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स और रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑफ एनिमल। या तो प्लांट को कल्टीवेट करके आपने उसे प्रोड्यूस किया है, या फिर कोई भी एनिमल्स को यूज करके आप वो प्रोड्यूस कर रहे हो। क्यों प्रोड्यूस कर रहे हो? फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और अदर सिमिलर प्रोडक्ट। आइदर इस कल्टीवेशन को या रियरिंग होने के बाद जो भी प्रोडक्ट आपको मिल रहा है उसको आप यूज करोगे खाने के लिए, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑन विच आइदर नो फर्दर प्रोसेसिंग इज डन। और ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर कोई भी तरह का फर्दर प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्रोडक्ट के अल्टर नहीं होंगे। हम फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इट मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट, ताकि हम प्राइमरी मार्केट में जाके उसे बेच सकें। मैं रिटेल मार्केट की बात नहीं कर रहा। आपने अगर कोई फर्दर प्रोसेसिंग की है रिटेल मार्केट के लिए तो उस केस में यहाँ पे एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बोलेंगे ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन में आना चाहिए। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के डेफिनेशन में आएगा तो ही इससे जुड़ी हुई सर्विसेज को हम एग्जम्पशन में कंसिडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है आपके सामने, आप देख सकते हो। एक एग्जांपल आपके सामने ले लेता हूं मैं, से टी लीव्स। टी लीव्स क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कल्टीवेशन ऑफ लैंड। बट फर्दर प्रोसेसिंग होने के बाद अगर मैं ग्रीन टी के पैकेट्स बता रहा हूं तो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अल्टर हो गया। यस सर, बिल्कुल हो गया। जस्ट लाइक पोटैटो एंड फ्रेंच फ्राइज, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद क्या इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अल्टर हो गया? यस सर। तो अगर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अल्टर हो गया तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बचेगा ही नहीं। यस, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल है। अब आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सर्विसेज की ओर। सर हमने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मीनिंग तो जान लिया, अब देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई कौन सी सर्विसेज यहाँ पे हमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, जैसे नहीं होते देखो कोई भी खेत पे ना या फार्म लैंड पे ना वहां पे होते हैं एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लाइक थ्रेशिंग, प्रूनिंग, है ना, कटिंग होता है। तो जो भी वहां पे हो रहा है कल्टीवेशन के लिए, यस, या प्लांट प्रोटेक्शन के लिए, या टेस्टिंग होती है, या पेस्टिसाइड्स आप वहां पे कर रहे हो, तो ये सारी चीजें होगी एग्जाम, अगर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड है तो। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, देखो फार्म लैंड पे जो भी पर्सन अपना लेबर सप्लाई कर रहे हैं, एज अ लेबर वहां वर्क कर रहे हैं, उनकी भी सर्विसेज एग्जाम। Process carried out at an agricultural farm including tending, pruning, cutting, harvesting, dyeing, cleaning, trimming, sun dyeing, fumigation, curing, sorting, grading, cooling, bulk packing, yes, such like operation। ऐसे ऑपरेशन हो रहे हैं जो आपके इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को अल्टर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जब मैं बात करूंगा एक वीट का, तो गेहूं जो होता है ना वीट, उसका देखो जब भी एक प्लांट आप देखते हो जब कटिंग होती है उसकी, तो उसके अंदर देखो एक कवर के अंदर एक पील के अंदर पैक होता है गेहूं। उसका प्रोसेस होता है वहां पे, थ्रेशिंग होता है वहां पे मशीन लाई जाती है, थ्रेशर जिसको बोलते हैं। फार्म लैंड पे वो मशीन से थ्रेशिंग करके उसको प्रॉपरली पूरा वीट का जो ऊपर का कचरा होता है वो अलग कर देते हैं और प्रॉपर वीट को अलग कर देते हैं, फिर उसको पैकिंग करते हैं। तो ये प्रोसेस के अंदर वीट का इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे अल्टर नहीं हो रहा है। हम सिर्फ उसके ऊपर का कचरा निकाल रहे हैं उस मशीन को यूज करके और उसको प्राइमरी मार्केट के लिए मार्केटेबल कर रहे हैं। तो ऐसे ऑपरेशंस का सर्विसेज भी एग्जाम। रेंटिंग लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड, यस, आपने अगर अपना फार्म लैंड अपने पास में है, आपको खेती नहीं आती है, तो आपने फार्मिंग करने के लिए किसी फार्मर को दे दिया, वो भी रेंट पे, है ना, तो रेंट पे देना भी क्या हुआ? सर्विस। तो ये भी होगी एग्जाम। लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यस, कोई भी तरह का लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग हो रहा है किसका? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो वो रहेगा एग्जाम। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, बढ़ावा देना एग्रीकल्चर को। एंड सर्विसेज बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसको हम कहते हैं एपीएमसी। एपीएमसी मार्केट आप सुना होगा शायद। एपीएमसी मार्केट या कोई बोर्ड होता है, ऐसा बोर्ड होता है, यस, एग्रीकल्चर बोर्ड होता है, जहां पे ना आके फार्मर डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को प्राइमरी मार्केट में सेल करता है। ये होता है प्राइमरी मार्केट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। अब यहाँ पे जो भी सर्विसेज इस कमिटी या बोर्ड से दी जाएगी वो एग्जेम्प्ट होगी, और यहाँ पे रहने वाला कमीशन एजेंट
जो भी सेल परचेस करवाने के लिए कमीशन लेगा, ये कमीशन भी एग्जेम्प्ट होगा जीएसटी के अंदर। तो ये है सर्विसेज रिलेटेड विद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और भी देख लेते हैं क्या क्या सर्विस है जो ऊपर कवर नहीं हुई। एनी इंटरमीडिएट प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस एज अ जॉब वर्क। हो सकता है कोई भी प्रोसेस आप कैरी ऑन करो जॉब वर्क की ऑन दिस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यस, ऐसा जॉब वर्क का प्रोसेस आप कर रहे हो जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अल्टर नहीं करेगा। यस, तो वो प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, एग्जाम। सर्विस बाय वे ऑफ स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग बोला है, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग नहीं बोला है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और सीरियल्स की जब हम बात करेंगे तो इनका सिर्फ सिर्फ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ही एग्जेम्प्ट होगा। यस, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगेन, वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। सर राइस तो एग्री नहीं, राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता। राइस को फैक्ट्री में जब पैडी पैडी होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसको जब फैक्ट्री में फर्दर प्रोसेस करते हैं तो राइस बनता है। और फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर पैडी का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चला गया, इसीलिए राइस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, बट पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। इसलिए राइस के रिलेटेड इन सर्विसेज को स्पेशली एग्जेम्प्ट किया है। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। ये सारी बातें हो गई बेटा, सॉरी, ये सारी बातें हो गई एग्रीकल्चर रिलेटेड। सो अब तक हमने क्या देखा, एक तो हमने देखा रिलीजियस और चैरिटेबल एक्टिविटीज, और हमने देखा एग्रीकल्चरल रिलेटेड सर्विसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्टर की और, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। तीसरा सेक्टर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब देखिएगा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस किन किन मोड से हो सकता है। सर सबसे पहला मोड है रोड, रोड से ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब रोड से देखो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो किन बातों का ध्यान रखना है। सर जब रोड से ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, तो या तो बस से होगा या कोई अदर कन्वीनियंस से। अगर मान लो बस से हो रहा है तो बस में दो चीजें, स्टेज कैरियज और कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। स्टेज कैरियज सर गवर्नमेंट की बसेस, यस गवर्नमेंट की बसेस, और कॉन्ट्रैक्ट कैरियज प्राइवेट बसेस। अब देखो जब भी हम स्टेज कैरियर से कॉन्ट्रैक्ट कैरियर इस बस की जब बात करें ना, तो बस को दो चीजों के लिए यूज लिया जाता है। एक तो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल आपने नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन किया है इस लोकेशन से उस लोकेशन पे जाने के लिए, या फिर आप उस बस को ही हायर कर रहे हो। घर पे शादी है, यस, मेहमानों को डेस्टिनेशन पे ले जाना है, लाना ले जाना करना है, तो आपने बस हायर कर ली। तो दो काम के लिए आप यूज करोगे, या तो टूरिज्म पर्पस और बस हायर। अब देखो उसमें भी बस कैसी होगी, एसी और नॉन एसी। अगर एसी है, बस अगर एसी है तो टैक्सेबल, नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट। यस, नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट, अदरवाइज टैक्सेबल। अब जब बात करता हूं स्टेज कैरियज की, चाहे इसे आप ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज करो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन की ओर, या फिर आप इसे हायर कर लो, आप इसे रेंट पे ले लो बस को, तो भी चलेगा। यही क्लॉज अप्लीकेबल होगा एसी नॉन एसी का। अब बात करते हैं बेटा हम कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। अब कॉन्ट्रैक्ट कैरियज की जब मैं बात करूं तो यहां पे देखो एसी है तो टैक्सेबल, नॉन एसी है तो चेक करो क्या आपने उसे हायर किया है, टूरिज्म पर्पस के लिए हायर किया है, क्या आपने उस बस को रेंट पे लिया है तो टैक्सेबल। अगर रेंट पे नहीं लिया और पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट है नॉन एसी का तो एग्जिट। यस, ये चीजों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलो मीटर कैब ऑटो रिक्शा की बात करूं तो एग्जाम, लेकिन अदर टैक्सीज एंड अदर कैब जैसे ओला उबर या प्राइवेट टैक्सीज, ये सारे हो गए बेटा टैक्सेबल, ये सारे हो गए टैक्सेबल। अब जब हम बात कर रहे हैं इन चीजों की यहाँ पे, तो इनके रिलेटेड दो क्लैरिफिकेशन दिए। सबसे पहला क्लैरिफिकेशन, मान लो एक कंपनी है और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ना बस हायर किया है। बस हायर करने का पर्पस है पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसपोर्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयज फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर फैक्ट्री टू द प्लेस ऑफ द बस स्टॉप्स। अगर ऐसा है तो सर एग्जम्पशन मिलेगा क्या, यस एग्जम्पशन मिलेगा। अगर आपने नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, मैं बात कर रहा हूं किसकी, कॉन्ट्रैक्ट कैरियज की, यहाँ पे यस आपने हायर किया है, हायर बोल दिया है, नहीं ये वर्ड क्या हो गया सर, टैक्सेबल। देखो यहाँ पे लिखा है टूरिज्म और हायर पर्पस के लिए होगा तो टैक्सेबल। इसमें यहाँ पे एक एग्जम्पशन दिया है, कहते हैं अगर आपने हायर किया है कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरियज जो भी नॉन एसी है, यस हायर किया है कोई कॉन्ट्रैक्ट कैरियज जो कि नॉन एसी है। अगर नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज आपने हायर किया और पर्पस क्या है सर, एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्टेशन करवाना है टू एंड फ्रॉम द वर्क प्लेस,
एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्टेशन करवाना है टू एंड फ्रॉम द वर्क प्लेस, इन दैट केस हम अलाउ करेंगे। आपने भले हायर किया है, हायर वैसे तो देखो तो टैक्सेबल होता है, लेकिन हम आपको एग्जम्पशन देंगे अगर आपका पर्पस ये है और प्री डिटरमाइंड रूट से वो बसेस चलेंगी और उनके स्टॉप्स पे अगर रुकेंगी तो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्लैरिफिकेशन देखो आया है, हम बात कर रहे हैं ऑटो रिक्शा मीटर कैप्स का। सर वैसा देखा जाए तो ये तो एग्जेम्प्ट है, वैसा देखा जाए तो ये तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन 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 गलती से भी अगर जहां एग्जेम्प्ट है इन लोगों ने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर दिया, मान लो ऑटो रिक्शा नॉर्मल चल रहा है एग्जेम्प्ट, लेकिन वो ऑटो रिक्शा ने रैपिडो ओला उबर पे रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब ये ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जैसे ही इस ऑटो रिक्शा ने सप्लाई कर दी, वैसे ही उसकी सप्लाई बन जाएंगी टैक्सेबल। यस, अब एग्जेम्प्ट नहीं होगी, अब जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट नहीं होगी और यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी। और हमने देखा था सेक्शन 9(5) में इसके ऊपर टैक्स किसको पे करना होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को। यस, द ई कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द टैक्स। सो ये क्लैरिफिकेशन ध्यान रखना, जब तक कि ऑटो रिक्शा मीटर कैब नॉर्मली चल रही है तब तक बहुत अच्छी बात है, जैसे ही ई कॉमर्स ऑपरेटर पे रजिस्ट्रेशन लेके उसके थ्रू सप्लाई करेंगी वैसे ही ये एग्जाम सर्विसेज बन जाएंगी टैक्सेबल। ये हो गया रोड। अब बात करते हैं रेल का। रेलवेज में अगर फर्स्ट क्लास है, एसी कोचेज है तो टैक्सेबल, अदर है तो एग्जाम। अदर यानी क्या सर, स्लीपर जनरल ये क्या है, पैसेंजर ये क्या है, एग्जाम। बात करते हैं मेट्रो मोनोरेल ट्रैमवे का, तो ये है एग्जाम। बस रेलवे में इतना ही ध्यान रखो। वाटरवेज में अगर वेसल है तो ये देखो टूरिज्म पर्पस के लिए है क्या, यस। अगर वेसल को टूरिज्म पर्पस के लिए आपने रखा है तो टैक्सेबल, अगर अदर है तो एग्जाम। अदर केस में क्या होगा, देखो गवर्नमेंट की फेरीज चलती है, फेरी फेरी यानी क्या, फेरी यानी गवर्नमेंट की खुद की वेसल चलती है फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, उसे हम फेरी कहते हैं, तो वो होगी एग्जाम। और अगर इनलैंड वाटरवेज की अगर बात करूं, यस वेसल तो चलते हैं सर, जहाज चलते हैं समंदर में, और इनलैंड वाटरवेज नदियों के अंदर जो बोट चलती है ना, उसकी अगर बात करूं तो इस केस में वो हो जाएगा एग्जाम, इस केस में वो हो जाएगा एग्जाम। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है ना। बात करते हैं एयर का। अब एयर की बात करूं ना, तो देखो इकोनॉमी क्लास का फेयर, इकोनॉमी क्लास का टिकट, उसका फेयर एग्जेंट होगा अगर आपकी फ्लाइट इन दिए गए जगहों के एयरपोर्ट से या तो उड़ रही है या तो लैंड कर रही है, या तो यहां से डिपार्ट होगी या तो यहां अराइव होगी, या तो यहां से डिपार्ट होगी या तो यहां पे अराइव होगी। अगर इन दिए गए लोकेशंस के एयरपोर्ट से आपकी फ्लाइट या तो लैंड हो रही है या तो डिपार्ट हो रही है या तो लैंड हो रही है, उस केस में यहां पे एग्जम्पशन मिलेगा। कौन से फेयर का, इकोनॉमी फेयर का। यस, इकोनॉमी क्लास का। लोकेशन क्या है सर, मेघालय, आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, बागडोगरा। यस, ये है वेस्ट बंगाल का लोकेशन, दिस इज नियर टू द बॉर्डर ऑफ भूटान, बागडोगरा। सर ये लोकेशन याद करना पड़ेगा, यस सर बिल्कुल, कैसे करे, देखो आपके सामने इसका शॉर्ट फॉर्म है MAMA, मामा। नागमणि सिट, सिट का मतलब क्या होता है, बैठा है, कहाँ बैठा है, बगडोगरा। मामा नागमणि सिट एट बगडोगरा। सो ये चीज ध्यान रखना। और अदर कोई भी लोकेशंस होगी बेटा उसको होगा टैक्सेबल। चलो हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी एयरपोर्ट्स का आरसीएस के स्कीम्स में। ये भी एक नया नोटिफिकेशन आया था। कैसे है, गवर्नमेंट को कनेक्टिविटी बढ़ानी थी एयरक्राफ्ट्स की, तो कुछ कुछ लोकेशन ऐसे थे जो छोटे लोकेशन होते हैं जहाँ पे एयरक्राफ्ट रुकता नहीं है। क्यों, ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे पब्लिक सोचेंगी कि इतना सारा इकोनॉमी क्लास का अगर फेयर है तो एयरक्राफ्ट में जाने से अच्छा ट्रेन में चले जाए, क्यों एयरक्राफ्ट में जाना, इतना सारा फेयर पे करना। तो कहीं ना कहीं वो फेयर कम दिखना चाहिए लोगों को, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा अगर आरसीएस स्कीम के अंदर, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स के अंदर आप अगर एयरपोर्ट स्टेब्लिश करोगे, यस कोई भी लोकेशन पे एयरपोर्ट स्टेब्लिश करोगे, तो 3 साल तक के हम आपको उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। यस, उस लोकेशन पे जो भी फ्लाइट आएगी और वहां से जो भी फ्लाइट उड़ेगी, उस लोकेशन पे हम 3 साल तक के यहाँ पे आपको कोई भी तरह का टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। और आपको अगर कोई भी तरह का लॉस होता है तो बाय वे ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग मिलेगी, ताकि एयरक्राफ्ट्स अपना अपना जो भी फेयर है वो कम रखे, और कम फेयर रखेंगे तो उनको जो भी लॉसेस होगा उसका वायबिलिटी गैप
ये जो भी है गवर्नमेंट को फिल करना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। ये सारे बातें बेटा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस पे। चलो अब आगे देखते हैं हम अगली एग्जम्प्ट सर्विसेज। अगला सर्विस हम देखेंगे एंटरटेनमेंट सर्विस। यस, एंटरटेनमेंट सर्विस। अब देखो यहाँ पे एंटरटेनमेंट सर्विस, इसमें दो चीजों का हमें ध्यान रखना है। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस। ये देखो पहले तो आर्टिस्ट क्या सर्विस दे रहे हैं। सर्विस बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन एनी फोक आर्ट क्लासिकल आर्ट फॉर्म बाय वे ऑफ म्यूजिक डांस और थिएटर। या तो थिएटर में कोई एक्ट प्ले करेगा या डांस करेगा या म्यूजिक गाएगा या इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करेगा, कुछ भी कर रहा है टू परफॉर्म दिस आर्ट फॉर्म्स, कंसिडरेशन उसका 1.5 लाख या उससे कम ही होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन 1.5 लाख या उससे कम में है तो ही हम इस सर्विस को एग्जम्प्ट करेंगे, अदरवाइज टैक्सेबल। लेकिन ये 1.5 लाख की लिमिट, 1,50,000 की लिमिट इस केस में लागू नहीं होती। देखिए कौन सा केस है। एग्जेम्पशन शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू सर्विस प्रोवाइडेड बाय सच आर्टिस्ट एज अ ब्रांड एम्बेसडर। अगर एज अ ब्रांड एम्बेसडर ये कोई चीज परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए कंसिडरेशन मिल रहा है, तो 1.5 लाख की लिमिट मिलेगी ही नहीं। यस, सो ब्रांड एम्बेसडर को मिला 1 रुपया भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखते हैं अदर और सर्विसेज क्या क्या है। एंटरटेनमेंट सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ राइट टू एडमिशन। यहाँ पे देखो वर्ड फोकस करो, वहां था आर्टिस्ट। आर्टिस्ट क्या परफॉर्म कर रहा है उसको कंसिडरेशन मिल रही, उस सर्विस की बात चल रही थी। यहाँ पे हम बात करें राइट टू एडमिशन। राइट टू एडमिशन यानी कोई भी प्रीमाइसिस में एंट्री टिकट लेना। यस, एंट्री टिकट रखना। अब देखो एंट्री टिकट एक्चुअली होती कहाँ का है, सर्कस में होती है, डांस, थिएटर, अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं ना, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स इवेंट, मैचेस वगैरह होती है उसमें, प्लेनेटोरियम। अगर इन सारी जगहों पे अगर एडमिशन, राइट टू एडमिशन का कोई भी सर्विस दे रहे हैं और उसके लिए टिकट ली जा रही है, तो ये ध्यान में रखिएगा टिकट की कीमत पर पर्सन 500 रुपया उससे कम हो। अगर पर पर्सन टिकट का कीमत 500 रुपया उससे कम होगा तो ही इस केस में ये सारा का सारा अमाउंट जो भी कंसिडरेशन का मिलेगा, ये सारा सर्विसेज हो जाएगा एग्जेम्प्ट, टैक्स लगेगा नहीं। लेकिन अगर एक भी पर्सन से 500 रुपए से ऊपर अगर आपने 500 रुपए से ऊपर अगर आपने एंट्री टिकट ले ली तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। अगेन आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ताजमहल, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स कोई भी तरह का एक से फोर्ट होगा, किला होगा, ताजमहल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में जाने के लिए अगर कोई एंट्री टिकट लेता है तो यहाँ पे कोई भी रेट का लिमिट नहीं है, पर पर्सन इतना होना चाहिए, ये वो यहाँ पे बोला है कितना भी लो हम एग्जाम कर देंगे। और आखिरी में हो गया नेशनल पार्क, म्यूजियम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व और जू। यहाँ पे भी देखो एंट्री टिकट का कोई अमाउंट का बंधन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे आप कितना भी टिकट चार्ज करो वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। सो ये हो गया एग्जाम्पशन। नाउ लीगल सर्विसेज। सर ये वर्ड ऑलरेडी आपने सुना है। यस सुना है। कहा? रिवर्स चार्ज, सेक्शन 9(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जहां पे हमने देखा था कि कोई भी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, फर्म ऑफ एडवोकेट लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर्स चार्ज लग जाता है। अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आप रिवर्स चार्ज वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने ये चीज देखी है। तो उसी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। सर रिवर्स चार्ज में हमने यहाँ पे या तो फॉरवर्ड चार्ज होगा, रिवर्स चार्ज होगा। फॉरवर्ड चार्ज कब हो सकता है, रिवर्स चार्ज कब हो सकता है, ये सारी बातें हम यहाँ करेंगे। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीगल सर्विसेज का, तो ये देखो कौन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अ फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल या कोई सीनियर एडवोकेट। ये देखो कि ये सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, लीगल सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है। अगर लीगल सर्विसेज मैं बात करूं प्रोवाइड कर रहा है एक एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट किसी और अदर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट्स को, तो एग्जेम्प्ट, सीधा सीधा एग्जेम्प्ट, ज्यादा नहीं सोचने का, सीधा सीधा एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर ये तीनों भी सर्विसेज दे रहे हैं इन लोगों को, तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहले देखो, या तो इंडिविजुअल एडवोकेट ने, या तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने, या तो सीनियर एडवोकेट ने सर्विसेज दिया है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को कोई भी तरह की सर्विस दी, एग्जेम, यस बिल्कुल एग्जेम। या फिर सर्विसेज दी बिजनेस एंटिटी को, सर यही तो रिवर्स चार्ज में था,
बिजनेस एंटिटी रिसिपिएंट में था। लेकिन यहाँ पे देखो, क्या वो बिजनेस एंटिटी लायबल टू रजिस्टर है अंडर सेक्शन 22? लायबल टू रजिस्टर, देखो क्या थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गया, क्या वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है? अगर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो ही टैक्सेबल, अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं है तो यहाँ पे उसको हम एग्जम्पशन दे देंगे। और इनके अलावा लीगल सर्विसेज किसी और को भी दी जाए तो वो भी एग्जम्प्ट। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। आगे, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पहला कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा सर? रोड। अब रोड से कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? एक तो कुरियर सर्विस होगी, कुरियर से आप गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करवा के देने का सर्विस दोगे, यस, या फिर जीटीए। अब जब बात करते हैं कुरियर सर्विसेज का तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल, और जब मैं बात करूं जीटीए का तो जीटीए भी टैक्सेबल होगा प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन को, अगर ये हो रहा है। और रजिस्टर्ड पर्सन से बहुत ही ज्यादा बेहतर अगर हम यहाँ पे वर्ड यूज करें नोटिफाइड पर्सन, जो कि हमने रिवर्स चार्ज में देखा है कि जीटीए अगर नोटिफाइड पर्सन को कोई भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड का सर्विस प्रोवाइड करता है नोटिफाइड पर्सन को, तो उस केस में हो जाता है टैक्सेबल, आइदर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। और अगर नॉट नोटिफाइड पर्सन को करता है अदर देन नोटिफाइड पर्सन को, तो ही मिलता है एग्जम्पशन। तो वो चीज को मैं यहाँ ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, अदर अदर कोई भी कन्वीनियंस हो तो एग्जाम। सर बाय रोड अदर कन्वीनियंस कौन से हो सकते हैं? नॉन मोटराइज कन्वीनियंस भी हो सकते हैं, बैलगाड़ी, यस, वो भी हो सकते हैं, बुलक कार्ट। इनलैंड वाटरवेज से कोई भी तरह का गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करवा के देने का सर्विस दे रहे हो, एग्जाम। या आप अगर रेलवे से ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, कोई भी वेसल से कर रहे हो और एयरवेज से कर रहे हो, तो ये टैक्सेबल होंगे, ये टैक्सेबल होंगे। अदरवाइज जैसे केबल और पाइपलाइन कंडुइट, ये सारे टैक्सेबल होंगे। चलिएगा, कुछ क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं इन चीजों के बारे में। लेकिन जब हम बात करते हैं बाय जब बात करते हैं हम डॉक्टर मोना की, अरे डॉक्टर मोना बताते हैं आगे क्या है डॉक्टर मोना। डॉक्टर मोना का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है थ्रू रेल वेसल और जीटीए, तो हो जाएगा एग्जम्पशन, तो मिल जाएगा एग्जम्पशन। अगर आप इन गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो तो इन गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने जो भी पैसा लिया है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, ये सर्विसेज एग्जम्प्ट होगी इन गुड्स के लिए। गुड्स का नाम क्या है? डॉक्टर मोना। सर डॉक्टर मोना, डी फॉर डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट्स, आर फॉर रिलीफ मटेरियल्स, M for milk, salt, food grains, including flour, pulses, rice. O for organic manure. N newspaper magazines, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इन गुड्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है रेल वेसल और जीटीए से, तो उस केस में आपका ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हो जाएगा एग्जेम्प्ट, अदरवाइज नहीं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। आगे, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हमें पता है, जीटीए किसे कहते हैं? सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स इन केस ऑफ कैरियज एग्जाम टू अ डिपार्टमेंट। यस, अगर कोई भी जीटीए सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ना, तो वो एग्जाम है, सीधी सीधी बात, ज्यादा हम इसमें बात नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यस, चलो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन बताता हूँ आपको, बहुत मस्त क्लैरिफिकेशन। देखो, आपने कोई माइनिंग साइट्स देखी है? रियल में भी देखी होगी तो पता नहीं, लेकिन मूवीज में तो जरूर देखिए। देखो मूवीज में ना अक्सर है ना, वहां पे देखो माइनिंग साइट्स पे, जैसे बहुत सारी मूवीज है, केजीएफ है, सलार है ना, काफी मूवीज है ना जहाँ पे माइनिंग साइट्स का बताया गया है। और माइनिंग साइट्स में होता क्या है सर? माइनिंग साइट्स है ना, उसमें एक्सप्लोर करके है ना, एक बहुत ही एक रूट बनाते हैं, अलग ही रूट बनता है, ऐसे गोल 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 करके वो नीचे आते हैं, वहां से माइनिंग का एक्सट्रैक्ट होता है, ट्रक्स में भरा जाता है और वापस ऊपर पहुंचाया जाता है। सर क्या ऐसे रूट्स पे रेलवे पहुंच सकती है? नहीं। क्या ऐसे रूट्स पे बहुत ही बड़े बड़े ट्रक्स पहुंच सकते हैं? नहीं। ऐसे रूट्स के ट्रक्स कुछ अलग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ट्रिपर्स, डंपर्स, लोडर्स, ट्रक्स एक्सेट्रा। अगर इन व्हीकल्स का आप यूज कर रहे हो, तो आप इन व्हीकल्स को यूज करके क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। सर वो तो टैक्सेबल है जीएसटी में, वो तो टैक्सेबल है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। यस, उनको एग्जेम्पशन देंगे कि नहीं देंगे आगे पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमने इन कन्वीनियंसेस को रेंट पे लिया है, इन कन्वीनियंसेस को रेंट पे लिया है, तो जो रेंट चार्जेस, जो रेंट पे देने का सर्विस है, ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं, इसकी बात कर रहे हैं। हम इन ट्रक्स को यूज करके गुड्स के ट्रांसपोर्ट करवाने की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम क्लैरिफिकेशन किस चीज की कर रहे हैं यहाँ पे, कि इन ट्रक्स को अगर रेंट पे लिया जाए, इन ट्रक्स को अगर रेंट पे लिया जाए विद ड्राइवर, जहां पे फ्यूल कॉस्ट आपको भुगतना है, यस आपको बियर करना है, तो उस केस के अंदर क्या ये रेंट पे देने का सर्विस एग्जिम्ट होगा क्या? यस, ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं कर रहे, रेंट पे देने का सर्विस। सर अगर 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 बात करते हैं इन व्हीकल्स का, सीधा सीधा कंक्लूजन की बात करता हूं यहाँ पे। यस, हम अगर बात करते तो रेंट पे देना
ये एक अलग नेचर ऑफ सर्विस हो गया। ये एक अलग नेचर ऑफ सर्विस हो गया। ट्रांसपोर्टेशन करवाना ये एक अलग सर्विस हो गया। ट्रांसपोर्टेशन करवाना उसका तो हम गुड्स ट्रांसपोर्ट के अंदर डील कर लेंगे, लेकिन रेंट पे देना ये गुड्स ट्रांसपोर्ट के अंदर कवर नहीं होगा। यस, तो जहां पे अगर एग्जाम्पशन मिल रहा है इस चीज को, तो वहां पे जरूरी नहीं है इस रेंट पे देने वाली चीज को भी एग्जाम्पशन मिले, इस सर्विस को भी एग्जाम्पशन मिले। इसलिए ये जो रेंटल सर्विसेज होगी ना, ये जो रेंटल सर्विसेज होगी, ये एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, ये रेंट सर्विस भी टैक्सेबल होगी। बस ये क्लैरिफिकेशन है, ध्यान में रखिएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, यस आपने रेंट पे दिया है। क्या दिया है? व्हीकल कन्वीनियंस रेंट पे दिया है। क्यों दिया है? टू, किसको दिया है? टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। अ मोटर व्हीकल मीन टू कैरी मोर देन 12 पर्सन। 12 लोगों से ऊपर कैरिंग कैपेसिटी वाली आपने एक व्हीकल स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को रेंट पे दिया है। यस, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी गवर्नमेंट को आपने रेंट पे दिया है कि आप ये व्हीकल को रेंट पे लो और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर सकते हो, सिटी बस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। या फिर हमने किसी लोकल अथॉरिटी को दिया है, लोकल अथॉरिटी को दिया है कौन सी व्हीकल? इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल, ईओवी, यानी ईवी भी बोल सकते हैं हम, जिसका कैपेसिटी 12 पैसेंजर से ऊपर है। ऐसी कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने एक लोकल अथॉरिटी को रेंट पे दी है। या फिर आपने जीटीए को रेंट पे दिया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। या फिर आपने जीटीए को रेंट पे दिया है आपकी कन्वीनियंस ट्रक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। या फिर हो सकता है आपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रेंट पे दिया है अपनी कन्वीनियंस फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यस, इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इस केसेस में आपका ये रेंट पे देने वाला जो सर्विस है, अपने कन्वीनियंस को, अपने व्हीकल को रेंट पे देने वाला जो सर्विस है, वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट। यस, वो हो जाएगा एग्जेम्प्ट अगर इन लोगों के लिए इनके स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आपने दिया है तो, नहीं तो नहीं। सो ये हो गया बेटा। अब तक देखो हमने क्या क्या देख लिया, एक बार फटाफट फटाफट वापस एक बार बोलो क्या क्या देखा। सबसे पहले सर रिलीजियस चैरिटेबल एक्टिविटीज, फिर देखा था एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, फिर इसके बाद में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, फिर इसके बाद में एंटरटेनमेंट, फिर देखा था लीगल सर्विस, फिर देखा था हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट, और अब हम देख रहे हैं हेल्थ केयर सर्विस। हेल्थ केयर सर्विस, चलिए बात करते हैं इस हेल्थ केयर सर्विस के बारे में हम। तो देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है सर, हेल्थ केयर सर्विस में जो वर्ड है हेल्थ केयर, सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। यस, इसका मीनिंग जान लेते हैं। हेल्थ केयर का मतलब क्या? हेल्थ केयर मतलब देखो ये होता है, इसे कहते हैं हेल्थ केयर। यस, देखो इसे कहते हैं हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में क्या लिखा है देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर, सर्विसेज बाय वे ऑफ डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर। देखो लिखा है डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर, और वर्ड भी है डीटीसी। आपने ना क्या किया, डीटीसी से डबल आईपैड भेजा। डीटीसी कुरियर सर्विस जो है ना, उससे आपने डबल आईपैड भेजा। याद करने का तरीका है, डीटीसी का मतलब क्या? डायग्नोसिस ट्रीटमेंट केयर। किसके लिए किया भाई ये चीजें? इलनेस, इंजुरी, प्रेगनेंसी, एबनॉर्मलिटी एंड डिफॉर्मिटी, डबल आईपैड। यस, तो डीटीसी डबल आईपैड। यस, तो अगर किसी ने भी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट किया होगा डबल आईपैड का, और क्या यूज करके आपने डीटीसी डबल आईपैड का किया है? आपने यूज किया है या तो एलोपैथी, योगा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा, उनानी, यस, एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसको हम कहते हैं रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया। आपने रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया को यूज करके डीटीसी किया है डबल आईपैड का, तो वो हो जाएगी हेल्थ केयर सर्विस। एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट को आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो टू एंड फ्रॉम अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, यस, बट इट एक्सक्लूड्स एनी सर्विसेज बाय वे ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी। इसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हेल्थ केयर सर्विस नहीं कहेंगे। के जो डेफिनेशन दी उसके बारे में एक बार वापस चर्चा करता हूं। हमने कोई भी रिकॉग्नाइज सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया के को यूज करके डीटीसी किया है डबल आईपैड का, और ट्रांसपोर्टेशन किया है किसी भी पेशेंट का फ्रॉम और टू अ क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट, लेकिन कोई भी हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी नहीं किया है, इसे कहेंगे हेल्थ केयर सर्विस। सर क्या ये चीज बिल्कुल एक्सक्लूडेड है? नहीं, कहीं ना कहीं इसे एक एक्सेप्शन दिया है। लेकिन मान लो अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी करवाई है इन कारण के लिए, दिए गए कारण के लिए, दिए गए रीजंस क्या है सर? आपने कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी
या हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है टू रिस्टोर रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी और फंक्शंस ऑफ बॉडी। से फॉर एग्जांपल आपका कोई एक बॉडी पार्ट जल गया, हाथ जल गया एकदम, ये आग लग गई थी, आपने काफी लोगों को बचाया तो उस केस में एक हाथ जल गया। अब ये हाथ जल गया, अब हाथ जल गया उस पर्सन का, तो यहाँ पे ये हाथ जो जल गया है उसको रिपेयर करने के लिए क्या करेगा, रीस्टोर करने के लिए क्या करेगा, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करेगा, प्लास्टिक सर्जरी। अब प्लास्टिक सर्जरी परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि हाथ को हम ओके कर सके। यस, तो अगर ऐसे कारण के लिए अगर प्लास्टिक सर्जरी की जा रही है तो हम इसे हेल्थ केयर सर्विस में मान लेंगे। शौक के लिए अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहा है, प्लास्टिक सर्जरी करवा रहा है, तो उस केस में हम इसे हेल्थ केयर में नहीं गिनेंगे, शौक के लिए अगर करवा रहा है तो। लेकिन जहां जरूरत है, बॉडी के फंक्शंस की प्रॉपर रिकवरी के लिए जरूरत है, वहां करवा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, या आईवीएफ के लिए करवा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये दो सर्विसेज हम हेल्थ केयर सर्विस में इंक्लूड कर लेंगे। तो चलिए, ये मीनिंग हो गया बेटा हेल्थ केयर का, ये मीनिंग हो गया हेल्थ केयर का। हेल्थ केयर यानी ये चीजें। अब ये हेल्थ केयर सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, देखो, हेल्थ केयर सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट या ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स। कोई भी तरह का क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट अगर ये सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा तो वो हो जाएगा एग्जाम। सर क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट यानी कौन कौन, सॉरी नॉट होटल, मिस्टेक हो जाती है बार बार, और हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सैनिटोरियम, पैथोलॉजी लैब्स एक्सेट्रा, जो डायग्नोसिस करते हैं बीमारियों का या उसका केयर काउंसलिंग करते हैं। ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर, यस, एक ऐसा डॉक्टर जिसको सर्टिफिकेट मिला है थ्रू रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडिया, यस, वहां से उसको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट मिला है प्रैक्टिस करने का। और पैरामेडिक्स, पैरामेडिक्स यानी ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जैसे नर्सेज हो गए या फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, ये आते हैं इस केस में पैरामेडिक्स में। तो इन्होंने अगर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड किया होगा तो वो हो जाएगा बेटा एग्जेम्प्ट। आगे बढ़ते हैं सर, और कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, एम्बुलेंस से कोई भी पेशेंट का ट्रांसपोर्टेशन करवाना, ये सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है। और इसके अलावा सर्विसेज बाय वेटरनरी डॉक्टर, देखो वेटरनरी डॉक्टर जो जानवरों का डॉक्टर होता है ना, यस, वेटरनरी डॉक्टर, वेटरनरी क्लिनिक इन रिलेशन टू हेल्थ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, तो ये भी सर्विसेज हो गई एग्जेम्प्ट। तो ये हेल्थ केयर की सारी सर्विसेज जो एग्जेम्प्ट होती है। अब इसी हेल्थ केयर पे हम क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। यस सर, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है। मान लो अगर हम बात करें, हॉस्पिटल में रूम होता है ना, रूम चार्जेस, हॉस्पिटल में होता है ना रूम चार्जेस, यस, रूम चार्जेस लिए जाता है जब पेशेंट एडमिट होता है। यस, अगर पेशेंट एडमिट है और आप रूम चार्जेस ले रहे हो और उस रूम का चार्जेस 5,000 पर डे के ऊपर अगर है, 5,000 रुपए, एक्सट्रीमली सॉरी, 5,000 रुपए पर डे के ऊपर अगर रूम चार्जेस है तो हम एग्जम्पशन देंगे नहीं, उस रूम चार्जेस का एग्जम्पशन देंगे नहीं, इसे हम हेल्थ केयर सर्विस में गिनेंगे नहीं। लेकिन अगर 5,000 पर डे तक के हैं तो वो सर्विसेज हो जाएंगी एग्जाम। लेकिन इसमें कौन से रूम नहीं आते, देखो, आईसीयू, सीसीयू, एनआईसीयू, ये इसके अंदर नहीं आते। आईसीसीयू, 4 रूम इसके अंदर नहीं आते, आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू और एनआईसीयू, ये रूम के रेंट इसमें नहीं आते। इन रूम का रेंट अगर 5,000 के ऊपर भी होगा तो भी हम इसे हेल्थ केयर सर्विस ही मानेंगे, एग्जम्पशन मिलेगा। लेकिन इनके अलावा अगर कोई भी रूम है और उसका आप चार्जेस 5,000 के ऊपर लोगे तो हम उन चार्जेस का एग्जम्पशन आपको देंगे नहीं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट टेक्नीशियन, देखो आपने कभी कोई मूवी में देखा होगा, वो कहता है डॉक्टर अभी हमें न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा, अभी हमें सीनियर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, है ना। ये गब्बर इज बैक में भी एक सीन है जहाँ पे अक्षय कुमार वहां पे हॉस्पिटल में जाता है, एडमिट करता है, वहां पे डॉक्टर बोलता है कि अभी हमारे से काम नहीं हो पाएगा, न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा। तो न्यूरो सर्जन आएगा, अपने चार्जेस अलग लेगा। यस, अब ये चार्जेस भी कौन पे करने वाला है, हॉस्पिटल पे करेगा आपसे रिकवर करके। तो ये चार्जेस जो सीनियर डॉक्टर कंसल्टेंट टेक्नीशियन को पे कर रहा है, तो ये चार्जेस एग्जेम्प्ट है, यस, वो भी एग्जेम्प्ट है क्योंकि वो भी एक ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है। और कोई भी तरह का हेल्थ केयर सर्विस ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर या क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट या पैरामेडिक्स प्रोवाइड करे तो वो होता है एग्जेम्प्ट। तो ये सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। चलिए बात करते हैं हम फूड सप्लाईज के बारे में, बात करते हैं फूड सप्लाईज के बारे में। फूड सप्लाई अगर हो रहा है और अगर वो हॉस्पिटल के पेशेंट्स को हो रहा है, फूड सप्लाई हो रहा है और पेशेंट्स को हो रहा है, वो भी डॉक्टर के एडवाइस पे, यस, और वो भी ऐसे कैंटीन से आप सप्लाई कर रहे हो जो हॉस्पिटल का खुद का कैंटीन है, आउटसोर्स नहीं है, हॉस्पिटल का खुद का कैंटीन है। अगर हॉस्पिटल का खुद का कैंटीन है, वहां से डॉक्टर के एडवाइस पे पेशेंट को फूड सप्लाई हो रहा है तो ही एग्जेम्प्ट होगा।
इसके अलावा अगर कहीं पे भी कोई कंडीशन टूटी, मान लो आउटसोर्स कर दिया कैंटीन, टैक्सेबल, यानी आउटसोर्स कर दोगे टैक्सेबल जाएगा, यस। या फिर ऐसा हो सकता है कि कैंटीन हॉस्पिटल का ही आउटसोर्स नहीं किया, लेकिन पेशेंट के साथ में जो अटेंडेंट है उसको खाना दे रहे हैं, तो टैक्सेबल, यस। और पेशेंट एडमिटेड पेशेंट नहीं है, बस रूटीन चेकअप के लिए आए, उसको खाना दे रहे हैं, तो भी टैक्सेबल। कहते हैं इन पेशेंट्स यानी जो एडमिटेड पेशेंट्स है उसको अगर आप खुद के कैंटीन से डॉक्टर के एडवाइस पे अगर फूड पहुंचाने का सर्विस दे रहे हो, तो ये फूड सप्लाई भी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे, अदरवाइज नहीं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और हॉस्पिटल के नीचे जो भी शॉप्स वगैरह होती है ना, यस, जो भी शॉप्स होती है वो रेंट जो पे कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, टैक्सेबल, वो एग्जेम्प्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए बेटा, तो हमने जो इंपॉर्टेंट एकदम इंपॉर्टेंट वाले है ना, कुछ बचे हैं, दो तीन बचे हैं, और जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाली सर्विसेज, गवर्नमेंट वाली सर्विसेज, ये कुछ केसेस बचे हैं, दो तीन केसेस, और बाकी यहाँ तक के मैक्सिमम हमने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस को कवर कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विसेज, इसमें ज्यादा माथापच्ची का काम नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। कुछ योजना है, देखो हाउसिंग फॉर और अर्बन मिशन योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, इन योजना के अंदर अगर आपने किसी को भी सर्विसेज प्रोवाइड किए, कंस्ट्रक्शन सर्विस में हेल्प किया है आपने कंस्ट्रक्शन करवाने का, कुछ कंस्ट्रक्ट करने का, तो वो हो गया एग्जाम। या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, यस, एग्रीकल्चरल लैंड तक के पहुंचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई पहुंचाने के लिए आपने कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस की है, तब एग्जेम्प्ट होगा। या कोई खुद अपने लिए घर रहने के लिए घर बना रहा है, उसको आपने कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड की है, तो उस केस में भी एग्जम्पशन मिल जाएगा। खुद का रेसिडेंशियल यूनिट बना रहे हो आप, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हो खुद के लिए, उसके लिए आपने जो भी प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट दिया है किसी को भी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज भी क्या हो जाएगी, एग्जाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरी सर्विस, सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज। अब देखो कुछ स्पेसिफाइड बॉडीज से जो सर्विस प्रोवाइडेड है उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, यस, स्पेसिफाइड बॉडीज जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, कोल माइन प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन का काम नहीं है, बस ये स्पेसिफाइड बॉडीज है, ये अगर कोई सर्विस दे रही है तो एग्जाम, यस, ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने का काम नहीं है। अब है एजुकेशनल सर्विसेज, अब है एजुकेशनल सर्विसेज, तो ये चीज भी हम देख लेंगे, एजुकेशनल सर्विसेज और बाकी चीजें। तो जैसे एजुकेशन सर्विसेज गवर्नमेंट, ये थोड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं, बाकी इतने इंपॉर्टेंट वाले नहीं हैं, और बहुत जल्द हमारा एग्जामिशन चैप्टर का रिवीजन भी कंप्लीट होने वाला है। तो देखते हैं एजुकेशनल सर्विसेज। जब हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो सबसे पहले हमें देखना है एजुकेशन सर्विसेज के बारे में, यस। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, हम किन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। कहते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय, सर्विस सप्लाइड बाय और सर्विस रिसीव्ड, यस। देखो यहाँ पे दो चीजें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या तो सर्विस सप्लाई करेगा या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सप्लाई मिलेगा, आउटवर्ड और इनवर्ड, दो बातें की यहाँ पे। लेकिन दोनों भी किससे सप्लाई हो रही है, किसको मिल रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसलिए हमें सबसे पहले इसका मीनिंग जानना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी क्या। Educational institution means institution providing service by way of preschool education and education up to higher secondary school or equivalent, या इसके इक्वल, प्री स्कूल एजुकेशन और एंड एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल, ये चीज ध्यान रखिएगा, प्री स्कूल एजुकेशन या एजुकेशन ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, ये अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो वो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। Education is a part of curriculum of obtaining a qualification recognized by law, recognized by law, yes, recognized by law क्वालिफिकेशन अगर कोई देने के लिए काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी से लिंक्ड होकर रिकॉग्नाइज बाय लॉ आपको कोई डिग्री मिलेगी, यस। तो अगर आपको कोई भी क्वालिफिकेशन मिल रहा है रिकॉग्नाइज बाय लॉ, या प्री स्कूल एजुकेशन या हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन का जो भी प्रोविजन कर रहे हैं वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा हो सकता है आपको कोई वोकेशनल एजुकेशनल कोर्सेज का भी एजुकेशन प्रोवाइड करे, वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज, तो ये तीनों हो गए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब देखो इन तीनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने अगर अपने स्टूडेंट्स, फैकल्टी और स्टाफ को कोई भी तरह की सर्विस प्रोवाइड की, मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, मैं बोल रहा हूं सर्विस,
अगर कोई बुक्स बेच रहा है अपने स्टूडेंट्स को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो वो टैक्सेबल है क्योंकि वो गुड्स की बात होगी। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम सर्विस की बात कर रहे हैं। कोई भी तरह की सर्विस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सप्लाई कर रहा है स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को, वो होगा एग्जाम। और इस केस में और एक चीज, अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और एक सर्विस दे रहा है, कौन सी सर्विस? बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी। अगर कोई भी तरह का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए वो किसी को कंसिडरेशन चार्ज कर रहा है, तो ये भी एग्जेम्प्ट हो गया। अब ये तो बात होगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। अब हम देखते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है, तो वो किस हद तक एग्जेम्प्ट है। पहली सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, कैटरिंग, मिड डे मील स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, सिक्योरिटी सर्विस, हाउसकीपिंग, क्लीनिंग सर्विसेज परफॉर्म इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यस, अगर मान लो कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ट्रांसपोर्टेशन करवा के देने की सर्विस दे रहा है, वो खुद ट्रांसपोर्टेशन करे तो वो तो खुद ही एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर कोई करवा के दे रहा है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि सामने वाले का सर्विस एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को दे रहा है। तो यहाँ पे जब बात होती है पहले वाले सर्विस की, तो ध्यान में रखिएगा, पहली वाली सर्विस अगर प्रोवाइड की जा रही है कोई भी प्री स्कूल एजुकेशन या हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन वालों, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो प्री स्कूल एजुकेशन या हायर सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन दे रहा है, तो उस केस में ये सर्विस हो जाएगी एग्जेप्ट। ये सब हमने आउटसोर्स कर रखा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने सब चीजें आउटसोर्स कर रखी है। हम ये देख रहे हैं जिसे आउटसोर्स किया उसका सर्विसेज एग्जेम्प्ट होगा क्या। तो ये पहला वाला सर्विस एग्जेम्प्ट जरूर होगा अगर आप फर्स्ट नंबर वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करोगे तो। नाउ सेकंड, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन जर्नल ऑफ पीरियोडिकल्स, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, तो ये एग्जाम्प्ट होगा अगर प्रोवाइड की जा रही है सेकंड नंबर वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को तो। यस, और आखिरी में सर्विस रिलेटिंग टू एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर कोई कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, वो खुद अगर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोवाइड करे किसी और को तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन कोई और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में सर क्या होगा, उस केस में ये देखा जाए किसे प्रोवाइड कर रहा है, तीनों को। अगर तीनों को प्रोवाइड कर रहा है तो कोई बात नहीं, एग्जाम। यस, तो ये है बेटा अबाउट ऑल थिंग्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे और भी टॉपिक्स के ऊपर। कवर्ड अंडर द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे सबसे सबसे मुश्किल चीज ये होती है कि सर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। अगर आएगा तो ही तो एग्जामिशन मिलेगा। तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि सर कौन सा इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आता है। तो इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है हमारे इंस्टीट्यूट ने। जैसे कोई प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, या फॉर एग्जाम्पल सप्लाई ऑफ फूड और मेस ये करते हैं, या गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, या आंगनवाड़ी के अंदर जो फूड सप्लाई हो रहा है, या मेस और कैंटीन सप्लाई हो रही है फूड की, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय द बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, ये बोर्ड्स, या फॉर एग्जांपल एंट्रेंस फी जो हम कलेक्ट कर रहे हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फीस, एडमिशन इश्यूएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपने अगर डंकी मूवी देखी होगी ना तो उसमें होता है। यस, माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी बाहर माइग्रेट होने के लिए आपको पढ़ाई के लिए सर्टिफिकेट मिलता है, इसकी एग्जाम्स कंडक्ट होती है, तो उन एग्जामिनेशंस की बात हम कर रहे हैं। तो ये सारे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्लैरिफिकेशन में आपके मॉड्यूल में भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स के साथ में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे एकदम शॉर्ट में हम रिवीजन ले रहे हैं, तो रिवीजन पर्पस के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये सारे विद इन द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, और वो भी एग्जाम। आईआईएम भी इसमें आ गया। यस, आईआईएम के ऊपर भी क्लैरिफिकेशन आपके मॉड्यूल में आपको मिलेगा कि आईआईएम ने अगर एमबीए डिग्री का कोर्स प्रोवाइड किया तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन कोई भी तरह का 2 महीने का 3 महीने का सर्टिफिकेट दे रहे, वो सर्टिफिकेट एग्जाम नहीं होगा। उसके लिए अगर फीस लिए सर्टिफिकेट कोर्स के लिए तो वो एग्जाम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने डिग्री रिकॉग्नाइज बाय लॉ के लिए अगर कोई फीस लिए तो वो एग्जाम होगा। ये क्लैरिफिकेशन एक है, शॉर्ट में आपको रिवीजन दे दी मैंने। और इसके अलावा कोई अनरिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होगा, वो अनरिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो वो तो टैक्सेबल होगा। या मान लो कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए कंपनी ने कोई तरह का चार्जेस पे किया है उस कॉलेज को, तो ये कोई भी तरह का सर्विसेज एग्जेम्प्ट है उनमें कवर होता नहीं है, ये हो जाएगा टैक्सेबल। तो ये सारी बातें होगी बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। अब हम बात करते हैं रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स। सर रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग हमने कहीं पढ़ा है? यस, बिल्कुल पढ़ा है आपने, रिवर्स चार्ज में पढ़ा है, सेक्शन 9(3) में।
यस, वहां था रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स अगर रेंट पे दोगे तो उस केस में क्या होगा, रिवर चार्ज लगेगा। हम उसी की बात यहाँ पे और क्लैरिटी के साथ करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर वे में रिवाइज करवा दूं मैं। हम सीधा सीधा यहाँ आते हैं, देखो लास्ट पैरा, यहाँ आते, यहाँ से रिवीजन प्रॉपर अच्छा हो जाएगा। रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे देते हो तो लग जाता है रिवर चार्ज। यस, तो लग जाएगा रिवर चार्ज। लेकिन अगर आप यही सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देते हो तो ये देखो कि उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस रेसिडेंस है तो एग्जम्प्ट। देखो, रजिस्टर्ड पर्सन को दोगे तो लग जाएगा रिवर चार्ज, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दे रखा है तो देखो उसका पर्पस क्या है, यूज ऑफ रेसिडेंस है क्या। अगर यूज ऑफ रेसिडेंस है तो मिल जाएगा एग्जम्पशन। ये हो गई बात अनरजिस्टर्ड पर्सन की। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने कोई कमर्शियल यूज के लिए अगर रेंट पे लिया रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को तो सर फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, फिर उसको वहां पे टैक्स पे करना होगा। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, मान लो रजिस्टर्ड पर्सन को आपने रेंट पे दिया रेसिडेंशियल ड्वेलिंग और वो रजिस्टर्ड पर्सन जो ड्वेलिंग को उसने रेंट पे लिया ना वो खुद के रेसिडेंशियल पर्पस के लिए उसको यूज कर रहा है। पहली शर्त, रजिस्टर्ड पर्सन के केस में हमने ये बोल दिया कि भैया ये तो रिवर चार्ज लग गया। अब जब रिवर चार्ज लग गया तो सामने वाले को टैक्स पे करना है, तो हम सामने वाले की तरफ से बात सोच रहे हैं, क्या सामने वाला अपने खुद के रेसिडेंस के लिए यूज कर रहा है और खुद के अकाउंट से उस रेंट का पेमेंट कर रहा है, अपने बिजनेस के अकाउंट से नहीं, खुद के अकाउंट से वो रेंट का पेमेंट कर रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, रिवर चार्ज लगते हुए भी हम इसे एग्जेम्प्ट कर देंगे। रिवर चार्ज लगते हुए भी हम इसे एग्जेम्प्ट कर देंगे। समझ में आई? ये कंडीशन फॉलो की तो दोनों कंडीशन, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन उसने फुलफिल नहीं किया तो भले ही रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो फिर भी हम उसको रिवर चार्ज में टैक्सेबल कर देंगे। यस, तो ये क्लैरिफिकेशन है। बात करते हैं बेटा गवर्नमेंट के बारे में, सर्विस सप्लाइड बाय दी गवर्नमेंट। ये देखो कितनी सारी एंट्री है, सर्विस सप्लाइड बाय दी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के थ्रू सर्विसेज सप्लाई की है, यस गवर्नमेंट ने सर्विस सप्लाई की है, तो हम सबसे पहले ये टर्म समझ लेते हैं स्पेसिफाइड सर्विस। यहाँ पे आप एक नजर देखोगे ना तो आपको वापस यहाँ पे रिवर्स चार्ज की याद आ जाएगी। यस, 9(3) की 9(3) में देखो एनी सर्विस सप्लाइड बाय गवर्नमेंट टू अ बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी रिवर्स चार्ज लगता है। लेकिन उसमें कुछ सर्विसेज को एक्सक्लूड करते हैं, जिसमें पहला होता है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको स्पेसिफिकली दूसरी एंट्री से कवर किया है। फिर होती है ये सारी सर्विसेज, आप अगर देखोगे तो सर्विस बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज, services in relation to an aircraft vessel inside outside the presence of a port or airport, transportation of goods or passenger। ये तीन सर्विसेज वहां रिवर्स चार्ज में एक्सक्लूड होती है, इसका मतलब फॉरवर्ड चार्ज लगता है और फॉरवर्ड चार्ज लग के इन तीनों सर्विस को यहां पे कर देते हैं एग्जेम्प्ट, क्या टैक्सेबल, देखते हैं। और आखिरी एक और स्पेसिफाइड सर्विस है एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। सर एनी सर्विस प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी अदर देन दिस इज कवर्ड अंडर द रिवर्स चार्ज। लेकिन रिवर चार्ज में टैक्स सामने वाला कब पे करेगा, जब ये खुद सर्विसेज ही टैक्सेबल हो तो सामने वाला रिवर चार्ज में टैक्स पे करेगा। तो देखते हैं किस हद तक के एग्जम्पशन मिली है इन स्पेसिफाइड सर्विसेज को। सबसे पहली बात तो देखो, कोई भी म्युनिसिपैलिटी और पंचायत कोई भी तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करे वो तो एग्जेम्प्ट है ही। यस, उसके बारे में हमें सोचना नहीं है, कोई भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करे वो तो एग्जेम्प्ट है ही, इसके ऊपर हमें सोचना नहीं है। आगे बात किसकी करना है, any services supplied by government excluding the specified services। स्पेसिफाइड सर्विसेज को छोड़ के कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट है। चलो आगे देखते हैं। एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू, हम बात कर रहे हैं ये डी वाला स्पेसिफाइड सर्विसेज का, प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी। ये देखिएगा बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी के केस में लगता है रिवर्स चार्ज, और बिजनेस एंटिटी को रिवर्स चार्ज में टैक्स तब पे करना है जब वो अगर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा तो। सर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब होगा, या तो सेक्शन 22 में या 24 में। यस, इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर वाला वीडियो देख सकते हो। यस सर, अगर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अगर हो गया तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन मान लो अगर बिजनेस एंटिटी हमारा लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं उसे एग्जम्पशन मिल जाएगा। हम बात कर रहे हैं ओनली डी वाली एंट्री का। यस, ए बी सी डी है ना स्पेसिफाइड सर्विसेज में, तो उसमें हम सिर्फ डी वाली एंट्री की बात कर रहे हैं। यस, हम ए बी सी वाली एंट्री या रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे नहीं कर रहे। आगे
कोई भी कंसिडरेशन अगर 5,000 के ऊपर गवर्नमेंट चार्ज करती है तो उन सर्विसेज का एग्जम्पशन मिलेगा नहीं, वो हो जाएगी टैक्सेबल। यहाँ पे भी हम स्पेसिफाइड सर्विसेज एबीसी की बात नहीं कर रहे। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन गवर्नमेंट टू अनदर गवर्नमेंट, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को सर्विस दे रही है। तो अगर गवर्नमेंट आपस में अगर कोई सर्विस दे रही है वो भी एग्जेम्प्ट है एबीसी छोड़ के। हम स्पेसिफाइड सर्विसेज को पूरी तरह टैक्सेबल बनाने के मूड में हैं। हम एबीसी जो सर्विस है ना, इनको एग्जम्पशन देना ही नहीं चाहते, इनको एग्जम्पशन देना ही नहीं चाहते। इसलिए देखो जहां जहां एग्जम्पशन दी जा रही है ना, वहां पे कहा गया है एक्सेप्ट एबीसी, एक्सेप्ट एबीसी, एक्सेप्ट एबीसी, तो वहां पे इनको हम एग्जम्पशन देना ही नहीं चाहते। यस, गवर्नमेंट ग्रांट्स अगर मिल रही है तो इन केस में वो भी क्या हो गया बेटा, एग्जाम। या फिर इसके बाद में हम बात करें ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम। यस, वृद्धाश्रम देखो जो गवर्नमेंट का मैनेज्ड है, अगर गवर्नमेंट मैनेज कर रही है और उसका उसका पर मेंबर कंसिडरेशन 25,000 पर मंथ से नीचे है, 25,000 पर मंथ या उसके नीचे है, तो ये कंसिडरेशन एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर कंसिडरेशन गया तो टैक्सेबल। सर्विसेज सप्लाइड by a public undertaking, yes, PSU, Indian Railways best example, yes, any services supplied by government to their undertaking, अगर गवर्नमेंट कोई भी सर्विस इंडियन रेलवेज को दे रही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट आपस में सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। कुछ कुछ सर्विस होती है ना गवर्नमेंट की, जैसे पासपोर्ट वीजा इशू करना, ड्राइविंग लाइसेंस देना, बर्थ सर्टिफिकेट देना, डेथ सर्टिफिकेट देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी सारी सर्विसेज गवर्नमेंट की एग्जेम्प्ट है। यस, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट वाली है। और एक और बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सर ये तो स्पेसिफाइड सर्विसेज का ए पॉइंट था, यस, ये तो टैक्सेबल है, यस, लेकिन इस ए पॉइंट में भी कुछ सर्विसेज इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दी। जैसे अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पोस्ट कार्ड की सर्विस दे रहा है, इनलैंड लेटर की सर्विस दे रहा है, बुक पोस्ट का सर्विस दे रहा है, ऑर्डिनरी पोस्ट का सर्विस दे रहा है, जहां पे एनवलप का वेट 10 ग्राम से कम हो, एनवलप का वेट 10 ग्राम से कम हो, तो उस केस में यहां पे ये सारी सर्विसेज हो जाएगी एग्जेम्प्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई भी सर्विसेज अगर देगा तो पूरी तरह टैक्सेबल, यस, तब एग्जम्पशन मिलेगा नहीं। यस, ये सारी बातें है बेटा जो बहुत ज्यादा काम की है, हमें याद रखने वाली है, रिवीजन कर ली फटाफट। अब देखो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, यहाँ पे अब तक हमने देखा बाय गवर्नमेंट, अब हम देख रहे हैं टू गवर्नमेंट। टू गवर्नमेंट के केस में ध्यान रखो एक वर्ड होता है प्योर सर्विसेज, यानी 100% सर्विस, 1 रुपए का भी गुड्स का सप्लाई नहीं चलेगा, कंपोजिट सप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ये पहले वाले केस में। या फिर कहीं कहीं अगर कंपोजिट सप्लाई है तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि गुड्स का प्रोपोर्शन 25% से ऊपर ना हो, यानी 100% जो सप्लाई है ना उसमें से 75% कम से कम सर्विस सप्लाई होना चाहिए और 25% मैक्सिमम गुड्स का सप्लाई हो सकता है। तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो उसे एग्जम्पशन दे देंगे जब वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड हो रही है तो। यस, राशन कार्ड के केस में अगर फेयर प्राइस शॉप्स, जहां पे आप जाके अपने राशन कार्ड को यूज करके राशन खरीद के लेके आते हो ना, उन शॉप की सर्विसेज गवर्नमेंट को अगर मिल रही है, यस, तो वो हो गई एग्जेम्प्ट, फेयर प्राइस शॉप्स बिल्कुल एग्जेम्प्ट। फिर इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की अगर बात करें जहां पे खर्चा 75% गवर्नमेंट ने उठाना चाहिए, अगर 75% खर्चा गवर्नमेंट के अकाउंट से एक्सपेंडिचर जा रहा है तो उस केस में ये हो जाएगा एग्जाम। ये सर्विसेज जो आप गवर्नमेंट को दे रहे हो ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम का, स्किल डेवलपमेंट का, ये हो जाएगा एग्जाम, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये आया है एक नया अमेंडमेंट, services provided to government authority by way of water supply, public health, sanitation, conservancy, solid waste management, slum improvement, upgradation, etc. गवर्नमेंट कहती है ये सारी सर्विसेज हमसे अकेले नहीं हो पा रही, कोई और मदद करो, कोई और मदद करो। जैसे रोज सवेरे आता है ना गाड़ी वाला, आया घर से कचरा निकाल, हो सकता है ये गवर्नमेंट ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है कि आप हमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये सर्विस प्रोवाइड करो, अगर आप हमें ये सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपकी सर्विस भी एग्जाम। यस, तो ये सारी बातें है बेटा गवर्नमेंट के बारे में। अब ज्यादा नहीं बचा है, यस, ज्यादा नहीं बचा है। अब जो भी सर्विसेज है, अब जो भी सर्विसेज है ये एक तरह से थोड़े कम इंपॉर्टेंट वाले सर्विसेज है, यस, है, इनको भी वेटेज है बेटा, लेकिन एज कंपेयर टू जितनी अपनी अब तक के सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी है ना, ये सर्विसेज कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसके पूछे जाने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा है।
यस, इसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब देखते हैं आगे की जो भी सर्विसेज है, इसको हम थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करेंगे। यस, अब तक के जो भी सर्विसेज है इतने फास्ट हम नहीं गए, हमने जितना भी हो सका पॉसिबल उसको जितना डेप्थ में जा सके उतना डेप्थ में हमने रिवीजन किया है, एक एक चीज को लेकर रिवीजन किया है। बट अब हम बात करेंगे बेटा इन सर्विसेज की जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और हमें फटाफट फटाफट जब बस रिवीजन करना है। जो मेन मेन चीज है इसमें से वही मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। जब हम बात करते हैं बैंकिंग का लोन पे देने का सर्विस या डिपॉजिट, आप अगर सर्विस दे रहे हो किसी का पैसा डिपॉजिट यहाँ पे करो, हम उसके बेसिस पे आपको इंटरेस्ट देंगे। तो ये सारी सर्विसेज एक बैंक की जहां पे उसको कंसिडरेशन मिल रहा है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, ये हमने देखा था, ये एंट्री को हमने बहुत जगह देखा है। एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस फॉर द कंसिडरेशन रिप्रेजेंट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये सर्विसेज हो जाएगी एग्जाम। और इसके अलावा सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन करेंसी का सेल एक्सचेंज, लेकिन ये सेल एक्सचेंज किनके बीच में हो रहा है, या तो आपस में बैंक्स के बीच में, या तो आपस में डीलर के बीच में, या तो किसी बैंक और डीलर के बीच में। अगर फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज इस तरह से किया जा रहा है तो ये सर्विसेज हो जाएगी एग्जाम। लेकिन यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए थे, यहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन दिए थे। देखो फॉर एग्जांपल, देखो कभी कभी होता है ना गवर्नमेंट से बैंक्स क्या होता है एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेती है आपसे। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं एटीएम कार्ड चार्जेस, यस, या क्रेडिट कार्ड चार्जेस, या प्रोसेसिंग फीस चार्जेस, कोई भी लोन का प्रोसेसिंग फी होता है वो, या फिर हो सकता है एसएमएस चार्जेस, क्या ये चार्जेस भी एग्जेम्प्ट है? नहीं, ये चार्जेस एग्जेम्प्ट नहीं होते। भले ही ये एग्जाम सर्विसेज से जुड़े, ये चार्जेस एग्जेम्प्ट नहीं होते। यस, बिल डिस्काउंटिंग का सर्विस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। हमने ये बचपन में पढ़ा है 11-12 कॉमर्स, बिल डिस्काउंटिंग। यस, ये बिल डिस्काउंटिंग होता है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, हमने पढ़ा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बैंक क्या करती है, हमारे बिल्स को डिस्काउंट करके देती है। यस, तो बिल डिस्काउंटिंग की सर्विसेज भी क्या हो गई एग्जाम। यस, और क्रेडिट कार्ड के जो भी इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग चार्जेस हो गए वो एग्जेम्प्ट नहीं है। और कोई भी एडिशनल पेनल इंटरेस्ट अगर लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल लोन के इंस्टॉलमेंट्स बचे थे और लोन की इंस्टॉलमेंट्स अब तक के हमारे बोरोवर ने नहीं दिया है, बिल्कुल भी नहीं दिया है। यस, बोरोवर ने दिया ही नहीं है, वो लेके चला गया लोन, अब तक इंस्टॉलमेंट पे किया ही नहीं, तो उसमें हमने पेनल इंटरेस्ट लगा दिया। तो जो बचा वो इंटरेस्ट दो, लेकिन अब आप पेनल इंटरेस्ट भी दोगे तो ये पेनल इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं एग्जेम्प्ट होता है। इन सब क्लैरिफिकेशंस को बेटा ध्यान में रखना। चलो बात करते हैं आगे। स्पोर्ट्स इवेंट स्पॉन्सर करना कोई इतना ये नहीं है। जैसे कोई भी तरह का स्पोर्ट्स इवेंट स्पॉन्सर होता है, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी होता है तो स्पॉन्सरशिप करता है कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट, तो उस केस में ये एग्जेम्पशन दिया गया है। यस, आगे बढ़ते हैं। स्किल डेवलपमेंट सर्विस नॉर्मल, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने एक रन किया है, इससे जुड़ी हुई जो भी सर्विसेज है वो एग्जाम्प्ट है, इतना ज्यादा ध्यान में रखने की चीज नहीं है। यस, सबसे ज्यादा ये चीजें ध्यान में रखो, स्पोर्ट्स इवेंट वाला भी इतना कंसिडरेशन में नहीं आता। चलो बात करते हैं हम लीजिंग सर्विसेज के बारे में। लीजिंग लीजिंग क्या होता है सर? लीज होता है 30 साल, अपफ्रंट पेमेंट होती है, उसमें प्रीमियम पे करते हैं। 30 साल या उससे ज्यादा अगर कोई चीज को आप लीज पे दे रहे हो तो लीजिंग सर्विसेज आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यस, अगर आपने अपफ्रंट पेमेंट लिया है तो उस अपफ्रंट पेमेंट को हम यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर देंगे, ये चीज ध्यान रखना अपफ्रंट पेमेंट को। ओके, ओनली अपफ्रंट पेमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। इंश्योरेंस वाली चीज आप पढ़ लो, क्योंकि इसमें सारी योजनाएं दी हैं, जैसे नेशनल पेंशन सिस्टम, आर्मी नेवल ग्रुप इंश्योरेंस, ये वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सारी योजनाएं दी है। तो ये सारे इंश्योरेंस आप एक बार रीड आउट कर लो इसको, कोई इतने नेसेसरी नहीं है। हाँ चलो अब देखते हैं, एक थोड़ा सा अच्छा वाला आ गया। अगर कोई स्पोर्ट्स बॉडी को, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को नीचे दिए गए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी? एज अ इंडिविजुअल प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच, टीम मैनेजर, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा अगर कोई सर्विस होगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक कमेंटेटर सिलेक्टर का सर्विस, टेक्निकल एक्सपर्ट का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी सर्विस टैक्सेबल होगी। सिर्फ ऊपर दिए गई ये वाली सर्विसेज ही इसमें एग्जेम्प्ट रहेगी अगर प्रोवाइड की जा रही है रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को तो। पब्लिक लाइब्रेरीज एग्जाम। चलो बात करते हैं आरडब्ल्यू हाउसिंग सोसाइटी।
हाउसिंग सोसाइटी, अगर हाउसिंग सोसाइटी की हम बात करें ना बेटा, तो वहां पे देखो हर मेंबर का एक कुछ ना कुछ मेंबरशिप अमाउंट पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लू गोकुलधाम सोसाइटी। अब गोकुलधाम सोसाइटी में देखो हर कोई ना कोई मेंबरशिप फी पे करता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दैट सोसाइटी, है ना। तो उस केस में हम बात करें मेंबरशिप फीस का, मेंटेनेंस, जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस एक सोसाइटी रिकवर करती है अपने मेंबर से, तो वो किस हद तक के एग्जम्प्ट है और किस हद तक के टैक्सेबल। चलो पहले तो ये देखो बेटा, क्या आपका हाउसिंग सोसाइटी अनरजिस्टर्ड है? और ऐसे अनरजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी का एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है? ये देखो चेक करो, देखो टैक्सेबल तभी होगा जब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो जाएगी। तो पहले तो अनरजिस्टर्ड था, अब इसने थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर ली है। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर ली तो अगेन चेक करो क्या मेंटेनेंस चार्जेस मंथली आप 7,500 के ऊपर पर मेंबर से ले रहे हो। एक मेंबर से आप मंथली चार्जेस 7,500 के ऊपर ले रहे हो। यस, क्या चेक करना है? पहले तो अनरजिस्टर्ड था, अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर ली एग्रीगेट टर्नओवर ने, और मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 के ऊपर है, तो ये बन जाएगा टैक्सेबल। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस ही नहीं हुआ है, या क्रॉस हो गया। दोनों केसेस में आपका मंथली चार्जेस 7,500 के ऊपर नहीं जा रहा। यस, आपका मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 के ऊपर नहीं जा रहा, तो वो केस में आपको मिल जाएगा एग्जम्पशन। अगर एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ और नहीं जा रहे हैं चार्जेस ऊपर, तो या क्रॉस हुआ और चार्जेस नहीं ऊपर जा रहे हैं, तो आपको मिल जाएगा एग्जम्पशन। तो ये चीज को ध्यान में रखना, इस चार्ट को ध्यान में रखना। आपका ये वाला पॉइंट भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। अब अदर एग्जम्पशंस है, अदर काफी एग्जम्पशंस है। आप अगर देखोगे तो यस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक पत्रकार का, जैसे होते हैं ना प्रेस वाले होते हैं, या जर्नलिस्ट बोल सकते हैं हम इन्हें, जर्नलिस्ट, प्रेस वाले, ये जो भी न्यूज इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का काम जो कर रहे हैं, यस, और इसको स्प्रेड करने का जो काम करते हैं, न्यूज देने का जो काम करते हैं, ये एग्जेम्प्ट है। यस, इसके अलावा देखो प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, ग्रेपनिंग, वेक्सिंग, रिटेल पैकिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल। अगर एप्पल को देखोगे ना आप, तो एप्पल बहुत चमकता है। क्या रियली एप्पल चमकता है? नहीं, उसको चमकाया जाता है वैक्सिंग करके। यस, उसके ऊपर वैक्स चढ़ाया जाता है। यस, तो वैक्सिंग सर्विस प्रोवाइड की जा रही है अगर, यस, उसके लिए कोई भी कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी बेटा हो जाएगा एग्जाम। यस, एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये देखिए यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर आपको कोई भी सर्विसेज मिल रही है, तो वो भी कैसी है बेटा? एग्जाम। पब्लिक कन्वीनियंस जो होती है, पब्लिक बाथरूम, पब्लिक वॉशरूम, यस, ये भी अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, तो ये क्या हो गया? एग्जाम। ये सारी सर्विसेज अदर सर्विसेज है, इसमें जो बताने लायक थी मैंने आपको बता दिया। यस, और कोई इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रीड आउट कर लो, दैट्स इनफ। जो याद रखने वाली सर्विसेज है, देखो बेटा प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, जो याद रखने वाली सर्विसेज है बस उनको ज्यादा याद रखो। वी आर ऑल्सो ह्यूमन माइंड, हम कंप्यूटर नहीं है, मशीन्स नहीं है, हम लिमिटेड याद रख सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जब जो अब तक की सारी आपको एग्जामिशन दिए भी ना, सारी एंट्रीज को आप पूरा प्रॉपर याद कर पाओ, बहुत कम पॉसिबिलिटीज है, 0.00001% पॉसिबिलिटी होगी अगर कोई कर पाया तो। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारा ह्यूमन माइंड है, हम इतनी सारी एंट्रीज को याद नहीं रख सकते। बेसिकली उनको याद रखो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको उनको हमने बहुत अच्छे से देखा है, वो एक एंट्री भी हमने मिस नहीं किया है। यस, बाकी ये एंट्रीज है, अदर एंट्रीज इतनी इजी है कि आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लो ये पढ़ा, आपको मैंने बताया पब्लिक कन्वीनियंस, क्या एक्सप्लेन करूं इसमें? भाई होता है पब्लिक कन्वीनियंस, एक बाथरूम होता है, पब्लिक के लिए होता है, उसकी सर्विस प्रोवाइड दी, वो एग्जाम्प्ट है। तो ये सारी बातें आपको ऐसे नॉर्मली भी ध्यान में रहेगी, ऐसे याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, एक नॉर्मली आपको ध्यान में रहेगा। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी अगर हम बात करें, तो वो क्या है? एग्जाम। लॉजिक देखो, लॉजिक, टोल टैक्स जो लेते हैं, टोल टैक्स लेते हैं, वो एग्जाम। अगर फास्टैग से लिया गया है तो, फास्टैग के बगैर वाला है तो, यस, तो हम उस पार्ट की बात नहीं करते। ये सारी बातें यहाँ पे देखो बेटा, ये सारी चीजें हमने जो भी है यहाँ पे जितना डिटेल में हो सकता है रिवाइज करने की कोशिश की है। सो इसी तरह से हमारा एग्जामिशन का रिवीजन वीडियो कंप्लीट होता है। आप प्रॉपरली जितने इंपॉर्टेंट वाले एग्जामिशन है उसको और अच्छे से करो, और जितना हो सके हर एक प्रोविजन पे क्वेश्चन लिख के सॉल्व करके देखो। गारंटी देता हूं जब आप लिख के सॉल्व करके देखोगे ना, 100% आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपके पेपर्स काफी अच्छे जाएंगे बेटा। तो चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो ऑफ द नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।
हेलो बच्चों, आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही ताजा खबर। हम लॉन्च कर रहे हैं हमारे रेगुलर बैचेस। यस, रेगुलर बैचेस, वो भी टैक्सेशन का रेगुलर बैचेस हम लॉन्च कर रहे हैं 21 सितंबर से, और फाउंडेशन ऑल सब्जेक्ट का रेगुलर बैचेस हम लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम 25 सितंबर से, और वो भी बहुत शॉकिंग प्राइस पे। यस, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग प्राइस पे। क्या आप इन प्राइजेस को जानना चाहते हो? अगर आप जानना चाहते हो इन प्राइजेस को, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको बैच का पूरा डिटेल्स वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको रेगुलर बैचेस में, तब तक के लिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।